नमस्कार दोस्तों, खजाना आईएएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डीवाईएसपी पद पर चयनित हूं। और मैं जो है खजाना आईएएस में आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास कराऊंगा। बेसिकली हमारा जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो होगी यूपीएससी यूपीएससी 2026 और यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस 2025। ठीक है, 2026 2025 बेसिकली हमारा ये टारगेट होगा। यूपीएससी 2025 और यूपीपीएससी 2025 को हम लोग टारगेट करेंगे। अभी जो फॉर्म आ गए हैं तो करंट जो आपका चलेगा वो चलेगा जनवरी से। पूरा मैं कवर कराऊंगा करंट जनवरी से लेके टिल जब तक आपका एग्जाम होना है। तो 25 में जो भी अब तो मई में एग्जाम है, तो 25 में जो होने हैं एग्जाम उतना जो करंट आएगा आप लोग आराम से लगा सकते हैं। जो 26 के लिए यूपीएससी टारगेट कर रहा है उसके लिए हम लोग जनवरी से लेकर नेक्स्ट 2026 मई तक करंट कवर कराएंगे, जिससे आप लोग का कोई भी समस्या ना है। बाकी यूपीपी से जो अक्टूबर में एग्जाम होगा तो उसका भी जो करंट है वो जनवरी से लेके लगभग अक्टूबर तक पूछेगा, तो 8-9 महीने का जो है आप लोग का करंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग करंट में बेसिकली देखेंगे करंट का हमारे लिए रोल क्या है, हमारे एग्जाम में करंट का बेसिकली रोल क्या है और करंट हम क्यों पढ़ते हैं। अगर करंट की बात की जाए, करंट की अगर बात की जाए पर करंट बेसिकली प्री और मेंस दोनों में जो है पूछता है, प्री और मेंस दोनों में पूछता है। अगर प्री की बात करें तो प्री में लगभग यूपीएससी में और यूपीपीएससी में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट से होता है। वही रेशियो 40 से 45 लगभग करंट जो होता है यूपीपीसीएस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। अगर हम लोग जो है मेंस की अगर बात करें, मेंस में कितना करंट पूछता है। अगर हम लोग मेंस की बात करें, पेपर 1 की अगर बात करें, हम जीएस में बेसिकली 4 पेपर होते हैं। अगर पेपर 1 की हम लोग बात करें, पेपर 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो करंट कहाँ कहाँ पूछता है। एक तो आपका पूछेगा इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में पूछेगा। दूसरा आपका होगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से होगा। तीसरा होगा आपका सोशल इशू से होगा। किससे होगा? सोशल इशू से जो है सारे जो है करंट ही होते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक है, इन टॉपिकों से लगभग अगर मान के चलिए तो लगभग से लगभग मान के लिए पेपर 1 में 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। जो टोटल कितना होता है, करंट से टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग वही सेकंड पेपर की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें तो पॉलिटी प्लस आईआर प्लस गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस, ये क्या है? ये अभी टोटली क्या है? करंट है। करंट ही टोटल है। मैक्सिमम अप्लाइड पूछेगा, करंट से पूछेगा। इसमें भी लगभग आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो है करंट से ही देखने को मिलेंगे। किससे देखने को मिलेंगे? करंट से ही जो देखने को मिलेंगे। पेपर अगर 3 की बात की जाए, पेपर 3 की अगर बात की जाए तो पेपर 3 में जो है साइंस टेक प्लस इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स प्लस इंटरनल सिक्योरिटी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, साइंस टेक इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये है, ये भी लगभग क्या है? करंट है। ये भी क्या है? लगभग क्या है? करंट है। तो यहां से भी आप लोग को 12 से 13 क्वेश्चन करंट देखने को मिलेगा। पेपर 4 की अगर बात की जाए तो पेपर 4 क्या है? इथिक्स है। इथिक्स में केस स्टडी में मैक्सिमम करंट
पूछेगा। करंट में जो घटनाएं हुई रहेंगी उससे बनाकर जो है केस स्टडी पूछेगा, तो आप लोग को जो है केस स्टडी लिखना होगा। साथ ही साथ जो आप लोग इथिक्स का जो स्टैटिक वाला पोर्शन कवर करेंगे, उसमें अगर आप लोग जो है लाइव एग्जांपल देंगे, करंट का एग्जांपल देंगे, तो आप लोग को जो है नंबर अच्छा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कि करंट का जो रोल है, करंट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं जो है लगभग 60% जो है मेंस में होता है। 60% मेंस में क्या होता है, करंट का रोल होता है। तो सोचिए करंट जो है कितना बड़ा सेगमेंट है। अगर आप लोग का 60% मेंस के लिए करंट तैयार है तो आप लोग का एग्जाम कोई रोक नहीं सकता निकालने से। और नंबर कितने लाने हैं हमको, 50% लाने हैं। नंबर जो है 50% लाने हैं। अगर 50% आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वो टॉपर की लिस्ट में होता है जिसका 50% के आसपास नंबर आ जाता है। तो जिसका 50% स्कोर है उसका जो है लगभग कितना नंबर आता है, 50% नंबर आ जाता है। तो ये मेरा कहना है कि आप लोग को जो है इस तरीके से जो है करंट कवर करना है। अब हम लोग देखते हैं करंट जो है पूछता कहां कहां से है। ठीक है, करंट हम लोग को पढ़ना कहां कहां से चाहिए। तो पहले हम लोग जो है अगर सब्जेक्ट वाइज आए, ठीक है, ज्योग्राफी में अगर हम लोग देखें, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक, हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री की बात करें हम तो कल्चर, ठीक है, उसके बाद सोसाइटी के रहते हैं, सोसाइटी का रहता है। अगर हम लोग वहीं सेकंड पेपर में आए तो पॉलिटी प्लस आईआर प्लस गवर्नेंस, ठीक है। थर्ड पेपर हम लोग आए तो साइंस एंड टेक प्लस इकोनॉमिक्स प्लस इन्वायरमेंट, मान लीजिए जियोग्राफी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको बेसिकली जो करंट पढ़ना है, ओके। तो ये हमारा सब्जेक्ट का करंट हो गया, सब्जेक्टिव करंट हो गया। इसके अलावा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसका नाम हमको पढ़ना है इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। उसके बाद हमको पढ़ना है नेशनल न्यूज, यानी कि राष्ट्रीय न्यूज। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमको पढ़ना है इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ना है, ठीक है। और हमको क्या पढ़ना है, प्लेस इन न्यूज पढ़ना है, प्लेस इन न्यूज पढ़ना है। और हम लोग को क्या पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है। और हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़ना है। और हम लोग को क्या पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, कुछ मिसलेनियस होगा, ठीक है, कुछ मिसलेनियस होगा उसको हमको पढ़ना है। मिसलेनियस विविध भी हमको पढ़ना है। तो नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट, और आपका प्लेस न्यूज, पर्सनालिटी न्यूज, एक्सरसाइज, अवार्ड वगैरह रहता है, अवार्ड भी होता है, ठीक है, अवार्ड्स होता है, पुरस्कार वगैरह जो दिए जाते हैं। तो ये सब हमको बेसिकली जो है करंट में पढ़ना होता है। तो करंट हम लोग इतना टॉपिक करेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। अभी आप लोग को पता होगा कल जो है यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है और 29 जून से उसका मेंस होना है। तो करंट का सोचिए रोल कितना बढ़ने वाला है। तो चलिए जो है हम लोग अपना आगे की क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग का कौन सा टॉपिक है। तो आज हम लोग सिर्फ 4 टॉपिक कवर करेंगे और जल्दी ही मैं देखिए आगे आने वाले दिनों में फटाफट जो है जनवरी फरवरी को कवर करके, मार्च भी कवर करके हम लोग जो है ऑन द डे आ जाएंगे। तो जनवरी फरवरी का जो 2 महीने का टास्क है वो मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा, जिससे हम लोग डे बाय डे जो है करंट कवर करते रहे। तो हम लोग का जो आज का पहला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे क्या है,
पहला टॉपिक हमारा क्या है, भारतीय नौसेना के नए जहाज और पनडुब्बी। ठीक है, क्या है, न्यू शिप्स एंड सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, अगला है सुधारों का वर्ष। सुधारों का वर्ष अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष 2024 को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो सुधारों का वर्ष क्या है, हम लोग जो है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो द स्टोरी ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, द स्टोरी ऑफ रिफॉर्म्स। ओके, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, लोकपाल। लोकपाल से संबंधित जो है यह टॉपिक है। तो लोकपाल जो है, लोकपाल डे किस दिन मनाया जाता है हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ लोकपाल के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि लोकपाल क्या है, लोकपाल कैसा पद है, और इससे संबंधित प्री और मेंस में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। अगला टॉपिक है भारत में तंबाकू उत्पादन। तो भारत में तंबाकू उत्पादन में टोबैको से रिलेटेड जो भी है हम लोग उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखिए टॉपिक्स पे चलते हैं, आराम से कवर किया जाएगा, इसको हम लोग देखा जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, भारतीय नौसेना के नए जहाज और पनडुब्बी। तो 3 नए जहाज और पनडुब्बी जो है उनके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो न्यू शिप्स एंड सबमरीन्स ऑफ इंडियन नेवी वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, इंपॉर्टेंट डे हम लोग देखेंगे तो 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में नीलगिरी यानी इंडियन नेवी में जो है नीलगिरी जो फ्रिगेट टाइप का है, सूरत जो डिस्ट्रॉयर टाइप का है, और वागसीर जो यह क्या है, यह पनडुब्बी है, को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो शामिल किया गया है 15 जनवरी 2025 को। तो इन तीनों जो है पनडुब्बियों को, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर को जो है शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया, भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में जो है शामिल किया गया है। इसका जो है निर्माण जो है किस प्रकार का है, यह स्वदेशी निर्माण है, मतलब मेक इन इंडिया है। स्वदेशी निर्माण मतलब इंडिजिनस जो है, इंडिजिनस रूप से जो है इसको बनाया गया है। यह क्या है, भारत का प्रोडक्ट है, स्वदेशी है, इंडिजिनस है, और यह क्या है, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। तो तीनों प्लेटफॉर्म, यह जो तीनों प्लेटफॉर्म है वह मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एवं मुंबई में डिजाइन और निर्मित किया गया। मतलब इनको जो है, इन तीनों को ही मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में जो है डिजाइन और निर्मित किया गया। तो यहां पे इन तीनों का निर्माण किया गया है। स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन की अगर बात करें, ठीक है, इंडिजिनस वारशिप डिजाइन की अगर बात करें तो नीलगिरी और सूरत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। तो नीलगिरी और सूरत को किसने डिजाइन किया है, तो इंडियन नेवी के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है, उसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। अब जो हमारे जो छात्र हैं मैं उनके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उस पर जो है रिसर्च करोगे और बताओगे। जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हमारे जो खजान है इसके प्यारे छोटे भाई लोग हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से कि मैं जो है एक उनको क्वेश्चन देता ही देता हूं। तो आप लोग को सर्च करना है, तो इंडियन नेवी का जो है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो क्या मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, डिजाइन ब्यूरो, इसके बारे में आप लोग को 360 नॉलेज बताना है कि यह क्या है, क्या क्या निर्माण करती है, इसका कार्य क्या है, सब इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन निकालना है। अगर आप लोग से इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिए, कल इसके बारे में आप लोग को बता दूंगा, लेकिन पहले खुद भी मेहनत करनी है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी सबके बारे में जानते हैं। आईएनएस नीलगिरी के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, समझेंगे क्या है, तो प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट टाइप का जो है यह नीलगिरी है। हमारा आईएनएस नीलगिरी कैसा है, प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील फ्रिगेट टाइप का जो है यह क्या है, प्रमुख जहाज है। क्या है, प्रमुख जहाज है। ठीक है, दूसरा है शिवालिक क्लास फ्रिगेट से उन्नत संस्करण है। इससे पहले जो शिवालिक था, हमारा आईएनएस शिवालिक था, उससे उन्नत संस्करण मतलब उससे बेहतर संस्करण, उससे अच्छा है। ठीक है,
तो इससे क्या है, यह अपग्रेडेड है। शिवालिक से क्या है, यह अपग्रेडेड है। शिवालिक जो है नीलगिरी से पहले जो था वो उसका नाम क्या था, शिवालिक था। शिवालिक क्या है, शिवालिक से अपग्रेडेड कौन सा है, नीलगिरी है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आईएनएस शिवालिक के बारे में आप लोग को पता करना है। आईएनएस शिवालिक के बारे में आप लोग को सारी जानकारी निकालनी है, सारा इंफॉर्मेशन निकालना है। स्टेल्थ तकनीक और उन्नत हथियार प्रणाली से यह लैस है, मतलब कि एक्यूपाइड विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड एडवांस वेपन सिस्टम। ठीक है, तो यह जो है बिल्कुल एडवांस वेपन सिस्टम से क्या है, लैस है, एक्यूपाइड है। ठीक है, अगला है इसमें विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, ALH, चेतक, MH-60R, सी किंग। तो इसमें जो है इस टाइप के जितने भी हेलीकॉप्टर है यहां से इनका संचालन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह कैपेबल है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, तो यह इन सब का ऑपरेटिंग करने में क्या है, कैपेबल है। तो इसके बारे में भी आप लोग निकालिएगा थोड़ा थोड़ा, इसके बारे में भी, चेतक के बारे में, MH-60R के बारे में, सी किंग के बारे में हल्का हल्का सा इंफॉर्मेशन आप लोग निकालिएगा। ये साइंस टेक में आप लोग के काम में आएगा। अगला जो है वह कौन सा है, आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है यह स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का चौथा और अंतिम जहाज है। ठीक है, तो आईएनएस सूरत क्या है, द फोर्थ एंड लास्ट शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो यह डिस्ट्रॉयर टाइप का है। ठीक है, तो यह चौथा डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्या है का लास्ट, ये क्या लास्ट शिप है, लास्ट जहाज है। ओके, अंतिम जहाज है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15 से अधिक उन्नत है। तो इससे पहले जो डिस्ट्रॉयर जहाज था उसका नाम क्या था, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर नाम था। और कोलकाता जो क्लास डिस्ट्रॉयर है उससे क्या है, यह मोर एडवांस्ड, मतलब उससे ज्यादा उन्नत है, मोर एडवांस, मतलब वह कोलकाता से भी ज्यादा क्या है, एडवांस है सूरत। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम और अत्याधुनिक लैंडिंग सिस्टम से यह क्या है, लैस है। ठीक है, रेल लेस हेलीकॉप्टर एक्यूपाइड विद एविनियस सिस्टम एंड स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडिंग सिस्टम। तो यह जो है रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम और अत्याधुनिक लैंडिंग सिस्टम से क्या है, यह लैस है। यह हमारा क्या है, यह नीलगिरी है, आईएनएस नीलगिरी है। इसके बारे में देखिए, यह आईएनएस नीलगिरी है और यह क्या है, आईएनएस सूरत है। इमेज भी आप लोग देख लीजिए, कितना बढ़िया इमेज इन दोनों का। अगला हम लोग देखेंगे वाघसीर। ये वाघसीर क्या, हमारा पनडुब्बी है। वाघसूर क्या है, हमारा पनडुब्बी है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है देखेंगे आईएनएस वाघसीर के बारे में। यह क्या है, यह स्कॉर्पियन क्लास का छठा और अंतिम पनडुब्बी है। ठीक है, द सिक्स्थ एंड लास्ट सबमरीन ऑफ द स्टॉपिन क्लास। तो यह स्टॉपिन क्लास का 6th एंड लास्ट पनडुब्बी है। ओके, अगला है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो अत्यधिक शांत और बहुमुखी है। यह बेसिकली क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अगर पूछ ले इसकी विशेषता तो क्या है, यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। वायर गाइडेड टारपीडो, एंटी शिप मिसाइल और एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। तो यह वायर गाइडेड टारपीडो है, एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि इसमें जो है एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। तो जो शिप आप लोग देखते हो यह पानी के अंदर ही रहकर क्या है, अपना मिसाइल दागेगा और सामने वाले का शिप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, एडवांस सोनार सिस्टम से क्या है, यह लैस है। सोनार सिस्टम क्या करता है, सोनार बेसिकली जो है कौन कितनी रेंज में है पता करता है कि कौन कितने रेंज में है। तो रेंज पता करने का यह काम सोनार सिस्टम जो है बेसिकली करता है। तो साउंड वेव से यह जो है कैच करता है। अगला है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन तकनीक की उन्नत की क्षमता है। तो बेसिकली क्या है, यह एबल टू अपग्रेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से क्या है, यह लैस है। ठीक है, तो इससे जो है यह लैस है। तो यह हमारा क्या हो गया, वाघसीर पनडुब्बी। अब जो है इससे अगर प्रश्न पूछता है तो कैसा प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा
नीलगिरी किस परियोजना का हिस्सा है? तो नीलगिरी किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ठीक है, तो नीलगिरी जो पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट? ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 1135.6। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग को बताना है, या चलिए मैं ही बता देता हूं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, जितना हम लोगों को पढ़ा उससे आप लोग को आंसर कमेंट करके बताना है। सूरत किस श्रेणी का जहाज है? फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर या पनडुब्बी? इसका जो भी सही जवाब होगा आप लोग ऑप्शन में कमेंट करिएगा। अगला है वाघसीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? कोलिंस क्लास, स्कॉर्पियन क्लास, अक्षय क्लास या अरिहंत क्लास? इसका जो सही जवाब होगा आप लोग जो है कमेंट करिएगा। ओके, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या है यह? 2025 जो है सुधारों का वर्ष। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है सुधारों का वर्ष जो है 2025 को जो है द स्टोरी ऑफ रिफॉर्म, सुधारों का वर्ष जो है घोषित किया है किसने? हमारे रक्षा मंत्रालय में डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है इसको अनाउंस किया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है 2025 को सुधारों का वर्ष, सुधारों का वर्ष जो है द स्टोरी ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है, अनाउंस किया है। तो इसको अनाउंस कौन किया है? हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन है? श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने जो है क्या है अनाउंस किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को गति देना, यानी कि एक्सलरेटिंग द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ओके, तो हमारा जो इंडियन आर्म फोर्स है उसको क्या करना है? उसको मॉडर्नाइज करना है। मॉडर्नाइज करना है मतलब उसको आधुनिकीकरण करना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा जो है हमारी जो मिलिट्री है बेसिकली क्या है, वो भी उनके पास पुराने हथियार हैं और वो डायरेक्ट जो अगर कभी फेस टू फेस लड़ाई होती है तो उसी से लड़ने में सक्षम है। लेकिन आज की दुनिया क्या है, जैसे चीन है, अमेरिका है, रसा है, इजराइल है, वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस हो चुके हैं हमसे। तो अब जो युद्ध होगा, जो लड़ाइयाँ होगी, जो वार होंगी, वो टेक्नोलॉजी पे बेस होगी। तो हमारी सेना तो अभी पुरानी पैटर्न पे चल रही है, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए यह कोशिश किया जा रहा है कि हमारी सेना को भी मॉडर्नाइज किया जाए, आधुनिक किया जाए, जिससे वह भी टेक्नोलॉजी से लड़ने में सक्षम हो पाए। ठीक है, अगला क्या है? ज्वाइंटनेस इंटीग्रेशन पहल को बढ़ावा देना, संयुक्तता और एकीकरण को जो है सेना में बढ़ावा देना। एकीकृत थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना को जो है सुगम बनाना। ओके, उभरती प्रौद्योगिकी, यानी कि जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो नए इन्वेशन हो रहे हैं, जैसे एआई, एमएल, हाइपरसोनिक, रोबोटिक्स, इसको जो है सेना में शामिल करना जो है इसका उद्देश्य है। अगला है संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि इनहेंसिंग ज्वाइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज। तो ज्वाइंट ऑपरेशन जो सेना के होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज का क्या है? बढ़ाना जो है इसका लक्ष्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो है प्रमुख सुधार कौन कौन से हो सकते हैं? की रिफॉर्म्स एरिया कौन कौन सा हो सकता है? साइबर और अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्र में उन्नति। साइबर के बारे में आप लोग पता ही होगा, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर क्या है मतलब जो हम लोग सोशल मीडिया जितना भी हम लोग यूज करते हैं वो किसके अंदर आता है? साइबर के अंदर में आता है। और स्पेस जो है आपका स्पेस डिफेंस है, उसमें क्या है? उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? रिफॉर्म कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो हमारा जो रिफॉर्म वाला एरिया है वो कौन कौन सा है? एक तो साइबर है, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? स्पेस डिफेंस। अब हम लोग देख रहे होंगे कि अभी जो लड़ाइयाँ होने वाली हैं वो स्पेस में ज़्यादा, अब लोग जो है स्पेस की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। स्पेस में हमको स्टेशन बनाना है, अंतरिक्ष यान वगैरह बनाना है, तो स्पेस की तरफ लोग भाग रहे हैं। अब जब कभी युद्ध वगैरह होगा तो लोग क्या करेंगे? स्पेस में जो अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह होंगे, स्पेस स्टेशन, और आपके जो ग्रह उपग्रह वगैरह होंगे, ठीक है, उनको लोग क्या करेंगे? उनको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उन पर वार करेंगे। तो उससे जो है बचने के लिए भी इसमें सुधार की आवश्यकता है कि कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं। तेज व सटीक अधिग्रहण प्रक्रियाएं जो है विकसित
करना, डेवलपिंग फास्ट एंड एक्यूरेट एक्विजिशन प्रोसेस, ठीक है। रक्षा उद्योगों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मोड पे क्या करना है, जो हमारा डिफेंस एरिया है उसमें उसको जो है उसमें उद्योगों में बढ़ावा के लिए ट्रिपल पी मॉडल का यूज किया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर सरकार और जो निजी लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर जो है डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है उसमें ग्रोथ करना जो है इसका लक्ष्य है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, अभी हमारा क्या है, अभी हमारा देश जो बेसिकली है वो इंपोर्ट पे ज़्यादा जो है डिपेंड करती है, लेकिन अभी जो सुधार के क्षेत्र क्या है वो एक्सपोर्ट पे है कि हम जो है जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू करना, जो एक्स आर्मी हैं उनके लिए कोई अच्छी स्कीम लागू करना जिससे उनका जो है कल्याण हो सके, ठीक है। भारतीय संस्कृति व स्वदेशी क्षमताओं को प्रोत्साहित करना, तो इंडियन जो कल्चर है उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उसका डेवलप करना है इंडियन कल्चर को, और उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है, और क्या करना है, उसको डेवलप भी करना है। ये हमारा जो है दूसरा टॉपिक हो गया। इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रक्षा मंत्रालय के किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? 2023, 24, 25 या 26? तो आप लोग को जो है इसका जवाब बताना है। अगला है, सुधारों का वर्ष घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अनाउंसिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सुधारों का वर्ष घोषित करने का? बजट में कटौती, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और सुधार, केवल सैन्य क्षमता सैन्य भर्ती बढ़ाना, या असैनिक उद्योगों को समाप्त करना? इसका आप लोग सही जवाब बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न, सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है इसको घोषित किया है, आप लोग को यह बताना है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यह पीडीएफ जो है हम सेंड कर देंगे, आप लोग जो है हमारे सर से आप लोग पा सकते हैं, या ऑफिस में आप लोग इसको ले सकते हैं, आराम से ऑफिस में आप लोग को मिल जाएगा। आप फिर इस वीडियो के नीचे जो है यह पीडीएफ आप लोग को दे दी जाएगी, आराम से आप लोग डाउनलोड करके इंग्लिश का कंटेंट भी आराम से पा सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला है हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। एक बुक जो है लॉन्च हुई है जिसका नाम है थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। यह बुक है, यह लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो बुक का टाइटल क्या है? टाइटल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। तो यह बुक का टाइटल हो गया, बुक का शीर्षक हो गया। इसका जो है इस बुक का विमोचन यानी कि रिलीज किसने किया है? तो हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं अमित शाह। तो ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, आप लोग को जो है बताना है। तो इसको जो है विमोचन इसका किसने किया है, रिलीज किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो किस मंत्रालय के मंत्री आप लोग को बताना है। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, वो क्या रहे? गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। तो किस दिन यह रिलीज किया गया? 2 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया, ठीक है। और रिलीज प्लेस कौन सा रहा? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है इस बुक को रिलीज किया गया था। जो भी पॉइंट पूछेगा आप लोग आराम से लगा सकते हैं। इस बुक को किसने जो है पब्लिश किया है? तो प्रकाशक संस्थान कौन है? नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया है। और इसके अलावा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है?
पब्लिश किया गया है। अब हमारे बच्चों के लिए काम क्या है, इसके और इसके बारे में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, आप लोग को इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है कि नेशनल ट्रस्ट बुक जो है इसका काम क्या है और इसका गठन वगैरह कब हुआ, इसके बारे में आप लोग को बताना है। दूसरा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR, इसके बारे में भी आप लोग को पता करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग पुस्तक की बात की जाए तो पुस्तक बेसिकली जो है 7 खंडों में है। ठीक है, तो यह 7 सेक्शन में क्या है, डिवाइड है। इसमें बेसिकली जो है 3000 ईयर की जो है जो J&K है उसके हिस्ट्री को क्या करती है, बताती है। तो यह 3000 वर्षों के इतिहास को बताती है, जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताती है। और यह बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का जो है मेन सब्जेक्ट क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या है, हिस्ट्री है, कल्चर है, और वहाँ का जो विरासत है उसको जो है समाहित किया गया। हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज को जो है उसमें शामिल किया गया। उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या क्या हिस्ट्री है, क्या कल्चर है, और वहाँ पे उसका हेरिटेज क्या है, उसके बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक चित्रण और शोध के आधार पर जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के आधार पर जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाना। J&K एंड लद्दाख के हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज को जो है बताना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। विशेषज्ञों और आम पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री पुस्तक जो है प्रस्तुत करना। तो ये पॉइंट जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली आप लोग को ऐसे समझाने के लिए समझा दिया हूँ। मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट था वो यह था, यह हमारा प्री में पूछेगा तो इसको आराम से लगाइएगा। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल ट्रस्ट बुक और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इसके बारे में आप लोग को नॉलेज गेन करना है। ओके, अब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख द थ्रू एजेस पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे या किसने किया। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से लगा देंगे कि किसने रिलीज, किसने किया, आराम से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या धर्मेंद्र प्रधान, किसने रिलीज किया, आप लोग आराम से बता सकते हैं। ओके, अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक कितने खंडों में विभाजित है, यानी जो है कितने पार्ट में यह बुक है। आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं, 5, 6, 7, 8। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसके सहयोग से प्रकाशित की गई है, तो आराम से बता सकते हैं कि किसने जो है इसको प्रकाशित किया है, रिलीज किया है, यानी कि इसको पब्लिश किसने किया, आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और ICHR, नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय लेखागार और संस्कृति मंत्रालय या यूनेस्को और भारतीय संस्कृति परिषद, किसने रिलीज किया है या किसने जो है इसको पब्लिश किया, आराम से बता सकते हैं इसको। अगला हम लोग देखेंगे लोकपाल दिवस समारोह 2025। तो हम लोग देखेंगे लोकपाल दिवस किस दिन मनाया जाता है और लोकपाल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो लोकपाल डे जो है बेसिकली 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। तो हर साल जो है 16 जनवरी को लोकपाल दिवस, लोकपाल डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को। फर्स्ट टाइम जो है जब लोकपाल डे मनाया गया था तो इसका जो है डिसीजन कब लिया गया था, 14 मार्च 2024 को फर्स्ट टाइम लोकपाल डे मनाने का डिसीजन लिया गया था। लोकपाल की स्थापना की अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो लोकपाल की जो है स्थापना की अधिसूचना जो है 16 जनवरी 2014 में पहली बार जारी हुआ था। ठीक है, ओके, तो 16 जनवरी 2024 को जो है फर्स्ट टाइम क्या हुआ, अधिसूचना जारी हुआ लोकपाल के लिए। ओके, तो नोटिफिकेशन और इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो लोकपाल का वो कब हुआ, 16 जनवरी 2014 को इसका नोटिफिकेशन आया और उसी दिन जो है इस्टेब्लिश करने की बात की गई। लोकपाल दिवस का पहला समारोह कहाँ आयोजित होगा,
तो लोकपाल जो डे है उसका फर्स्ट जो समारोह होगा, ठीक है, फर्स्ट डे होगा, वो कब मनाया जाएगा या कहाँ मनाया जाएगा? जोरावर ऑडिटोरियम, मानेक शाह सेंटर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली। तो यहाँ जो है पहली बार जो है लोकपाल डे मनाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम लोकपाल डे कहाँ मनाया जा रहा है? नई दिल्ली में मनाया जा रहा है, जोरावर ऑडिटोरियम, मानेक शाह सेंटर, दिल्ली कैंट। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे हमारे गेस्ट कौन होंगे। तो गेस्ट होंगे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही संजीव खन्ना जी, वो हमारे कौन होंगे? गेस्ट होंगे। भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, ठीक है। तो सेकंड हेड कौन है हमारे? न्यायमूर्ति M.A. खानविलकर जो है हमारे सेकंड जो है क्या है? हेड है, अध्यक्ष है, ठीक है, चेयरमैन है। ओके, लोकपाल में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो इसमें एक जो है चेयरमैन होता है, बाकी टोटल जो है 6 इसके कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी? आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? पहली बार लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? 16 जनवरी 2014, 10 मार्च 2024, 14 मार्च 2024 या 16 जनवरी 2024। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में लोकपाल के बारे में समझ लेते हैं कि लोकपाल है क्या। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल हम लोग देखेंगे क्या थे। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल था, सबसे पहले 1966 में फर्स्ट टाइम जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ और पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो पहली बार जो है फर्स्ट प्रपोजल बाय एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ARC फॉर अमेंडमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग इन 1966, ठीक है। तो पहली बार जो है 1966 में संशोधन के लिए, पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ARC द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो आप लोग को सेकेंड ARC की रिपोर्ट पढ़नी है, ठीक है। सेकेंड ARC की रिपोर्ट आप लोग को पढ़नी है, तो इसमें जो है इथिक्स और गवर्नेंस दोनों में आप लोग को काम आएगा। तो पहली बार जो लोकपाल विधायक पेश हुआ वो कब पेश हुआ? 1968 में पहली बार जो है लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया फर्स्ट टाइम? तो यह इंट्रोड्यूस किया गया 1968 में, लेकिन यह पास नहीं हो पाया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या है? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 यह क्या है? संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा 18 या 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया और 1 जनवरी 2014 को यह लागू हुआ। 18 दिसंबर 2013 को यह पास हुआ और 1 जनवरी 2014 को क्या हुआ? यह लागू हो गया, ठीक है। यह इफेक्टेड हो गया कब इफेक्टेड हुआ? 1 जनवरी 2014 को। इसे बेसिकली जन लोकपाल आंदोलन, अन्ना हजारे मूवमेंट के प्रभाव से पारित किया गया था। जो जन आंदोलन हुआ था 2014 में अन्ना हजारे की वजह से, इनके प्रभाव में जो है पारित किया गया था। लोकपाल की अगर संरचना की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसमें जो है एक चेयर पर्सन होते हैं यानी एक अध्यक्ष होते हैं और मैक्सिमम इसमें 8 मेंबर्स होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, जुडिशरी वाले सदस्य इसमें 15% होते हैं। ओके, और इसमें कम से कम 50% सदस्य जो है SC ST OBC अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी और फीमेल यानी महिलाएं भी होती हैं। तो 50% इसमें जुडिशरी से सदस्य होते हैं और 50% इसमें SC ST OBC एंड माइनॉरिटी तथा फीमेल से होते हैं। लोकपाल की अगर नियुक्ति की बात की जाए, अपॉइंटमेंट की बात की जाए, तो अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर,
विपक्ष के नेता अपोजिशन लीडर और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका प्रतिनिधि जो होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद, यानी राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी को जो है नामित करेंगे। और इसके अलावा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो होंगे। जैसे हमारे इसमें विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा में राहुल गांधी वो होंगे और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होंगे। तो इतने लोग मिलके जो है लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में होते हैं। ओके, लोकपाल की अगर शक्तियों की बात की जाए, पावर ऑफ लोकपाल एंड इसके वर्क की अगर बात की जाए तो यह बेसिकली क्या करते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी, एनजीओस जो सरकार से कम 1 करोड़ से अधिक अनुदान लेते हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की जांच यह करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये करप्शन, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है कि ये करप्शन कर रहे हैं तो इसकी जांच क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें किसको किसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सांसद, ठीक है, सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं उनकी, और जो पीएसयूज हैं, जो एनजीओज हैं जो कम से कम गवर्नमेंट से 1 करोड़ की जो है राशि प्राप्त करते हैं, यानी 1 करोड़ से अधिक जो है ग्रांट प्राप्त करते हैं, उनकी जो है जांच इन्वेस्टिगेट करते हैं कौन, हमारे लोकपाल। ठीक है, लोकपाल के पास सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को निर्देश करने की शक्ति है। तो लोकपाल जो होते हैं, जो हमारे सीबीआई है और जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं उनको जो है आदेश कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके पास प्रॉपर शक्ति है। लोकपाल को न्यायिक प्रक्रिया के तहत विशेष अदालतों में मुकदमे चलाने का अधिकार है। तो लोकपाल जो है हमारे जो न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जो है किसी के भी खिलाफ जो है मुकदमे जो है चला सकती है। लोकपाल की जांच प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो लोकपाल में अगर शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच की जाती है। अगर लोकपाल में कोई शिकायत करता है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर वहां पर जांच प्रारंभ हो जाएगी और 6 महीने के अंदर जो है पूरी जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर उन पर जो है कानूनन लीगल जो है कार्रवाई की जाती है। तो भारत के जो फर्स्ट लोकपाल थे, पहले लोकपाल थे, वो कौन थे, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है, न्यायमूर्ति एम खानविलकर जो है हमारे वर्तमान लोकपाल हैं। लोकायुक्त, लोकायुक्त जो है जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है वैसे स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होता है। तो स्टेट लेवल पर लोकपाल की तर्ज पर जो है भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान को लोकायुक्त कहते हैं। तो जैसे सेंटर में लोकपाल उसी तरह स्टेट में लोकायुक्त भी होते हैं। और प्रत्येक राज्य में जितने भी स्टेट हैं वहां पे लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। ओके, कई राज्यों में लोकायुक्त जो है पहले से ही कार्यरत था। लोकपाल आने से पहले ही कई राज्यों में लोकायुक्त पहले से ही कार्यरत थे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यह जो है 1980 के टाइम से ही वहां पे लोकायुक्त कार्य कर रहे हैं। तो लोकपाल आने से पहले भी महाराष्ट्र, कर्नाटक में लोकायुक्त काम कर रहे थे। ओके, अब जो है यूपीएससी में प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। दूसरा प्रश्न है भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोकपाल की भूमिका पर चर्चा करें, क्या यह संस्था प्रभावी साबित हुई है। अगला टॉपिक है लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करें, क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न लोकपाल और सीबीआई के बीच संबंधों की व्याख्या करें, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल की शक्तियों का आकलन करें। तो ये 4 क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे भाई बहन जो भी हैं फजान आईएएस के, आप लोग को यह चारों क्वेश्चन लिखना है, लिख करके हमको दिखाना है। और कैसे लिखना है मैं आप लोग को बता चुका हूँ। व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पर आप लोग को भेजना है और बाकी वो मेरे तक आ जाएगा, मैं चेक करके आप लोग को बताऊंगा आप लोगों ने आंसर कैसा लिखा है। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं टोबैको बोर्ड। टोबैको बोर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह जो है आप लोग का न्यूज में है इसलिए इसके बारे में जानना
जरूरी है। तो टोबैको बोर्ड की स्थापना की बात की जाए, स्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, तो 1976 अधिनियम, 1976 तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टेब्लिश्ड किया गया था। इसका अगर हेडक्वार्टर हम लोग देखें, मुख्यालय देखें तो कहाँ है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। यह किस मंत्रालय यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये आता है आपका कौन सा? तंबाकू बोर्ड। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है, कार्य क्या है? तो भारत में जो है तंबाकू के उत्पादन यानी कि जो टोबैको है उसके प्रोडक्शन, गुणवत्ता नियंत्रण मतलब क्वालिटी, विपणन यानी कि व्यापार वगैरह, विपणन जो है क्या है? व्यापार है। तो बेसिकली इसका क्या है? विपणन और निर्यात को विनियमित करने वाला एक जो है प्रमुख निकाय। तो बेसिकली जो है टोबैको के प्रोडक्शन, इसके जो है क्वालिटी मेंटेनेंस और विपणन वगैरह में इसका जो है यानी कि मार्केटिंग वगैरह में इसका काम है कि यह किस तरीके से टोबैको का मार्केटिंग हो रहा है, किस तरीके से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से इसका जो है क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है, इस पर जो है वह काम करती है। इस पर नियंत्रण करने का काम टोबैको बोर्ड करती है। तो टोबैको बोर्ड का काम क्या क्या है? टोबैको के प्रोडक्शन और मार्केटिंग को क्या करना है? कंट्रोल करना, नियंत्रित करना है। दूसरा है किसानों को बेहतर कृषि पद्धति और गुणवत्ता सुधार के लिए सहायता देना। तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो है बेटर जो है एग्रीकल्चर के टाइप सिखाना कि कैसे जो है टोबैको का उत्पादन किया जा सकता है, और उनको क्या है? हेल्प करना, सहायता देना। तंबाकू निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजारों में भारतीय तंबाकू की प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। तो तंबाकू जो एक्सपोर्ट है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है, और जो वर्ल्ड के मार्केट है वहां पे जो इंडियन टोबैको है इसकी जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाए रखना है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में जो है इंडिया का जो टोबैको है इसके कंपटीशन को मेंटेन करना भी क्या काम है? तंबाकू बोर्ड का काम है। किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के बीच समन्वय जो है स्थापित करना। तो किसान और व्यापारी और उद्योग इनके बीच क्या करना है? संबंध सही रखना, समन्वय बनाना है जिससे चीजें सही चलती रहें। तंबाकू की खेती को सतत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करना। तो तंबाकू का जो खेती होता है, जो फार्मिंग होता है टोबैको का, उसका सतत जो है यूज करना और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है विकसित करने का प्रयास किया। जैसे कि अब क्या होता है कि जो सतत तो मैंने आप लोग को बताया ही था, सस्टेन कृषि क्या होती है, सस्टेनेबल कृषि क्या होती है। तो बेसिकली ये है कि टोबैको की जो खेती हो रही है उसका जो खेती है वो सस्टेनेबल हो और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना, कि हमारे इन्वायरमेंट कुछ और कर रहा है, हम खेती बाड़ी कुछ और करें तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा हम फर्टाइल डाल दे तो उससे भी नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दे तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो हमको जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है और इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के भी करना है, तो उस पर जो है यह ध्यान रखती है। तंबाकू की गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का जो है पालन करना इसका मेन कार्य क्षेत्र है। ओके, अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न है तंबाकू बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये भी आराम से आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आराम से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, खजान आईएएस में जो आज हमारा पहला करंट क्लास है वो आराम से हो गया, और हमने आप लोग को जो 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट दिया है होमवर्क के लिए, मेरे प्यारे छात्रों आप लोग करना है। और हम जो है इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को निकाल कर लाने के लिए कहे हैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है। जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोग को दे दूंगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन है लोकपाल से रिलेटेड उसको लिखना है और लिख करके हमको बताना है कि आप लोगों ने कैसा आंसर लिखा है। बाकी हम लोग आंसर कैसे लिखना होता है इस पर तो हम लोग बात कर ही सकते हैं। बाकी आप लोग की जो कॉपी है वो मैं चेक करके आप लोग को बताऊंगा आप लोगों ने कैसा आंसर लिखा है और उसमें क्या बेटर हो सकता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो इतना ही
आप लोग को बताना था। और यह जो क्लास रेगुलर चलेगी, तो आप लोग प्रॉपर 40-45 मिनट की, जो 50 मिनट की वीडियो होगी, इसको फॉलो करिए। और 10-15 मिनट हम लोग जो है कल से इसमें अपना मेंटेन कर लेंगे। मेंटोरशिप के लिए जो आप लोग क्वेश्चन दूंगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसको क्वेश्चन को कैसे लिखना था। तो आप लोग आज लिख के कल मुझे बताओगे, तो मैं उस पर जो है कल डिस्कस कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।